गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में या फिर किसी अदर प्रीलिम्स में भी आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखिए, कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी टॉपर से आप बात करेंगे जिन्होंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन में अच्छा भी स्कोर किया हो, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं। आप उनसे बात करेंगे तो 30 से 35 सवाल से ज़्यादा कंफर्म किसी को नहीं आता है। जस्ट टॉक टू देम, यू विल फाइंड दैट नोबडी कैन सॉल्व मोर देन 30 to 35 क्वेश्चंस विद, जिसे हम कहते हैं ना कि कंफर्म पता था। मतलब 2 में तुक्का नहीं या 3 में तुक्का नहीं, या टिक लगाते हैं देखते हैं सही होता है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस को, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिकअप मैंने किया है और उसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब आपके पास कोई विकल्प ना हो तो आप कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूपीएससी के 15, 16 और 17 के कुछ क्वेश्चंस हैं और उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो देखिए होता क्या है ना कि जब 30 से 35 सवाल करेंगे उतने पे आप ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि अब आपको आता ही नहीं है, अब आप क्या करें, नेगेटिव है, ज़्यादा करेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। बट इफ़ यू स्टॉप देयर आफ्टर डूइंग 30 to 35 क्वेश्चंस, you will not see your roll number and name in the list of the successful candidates, right? या फिर आप 50 या 60 भी करते हैं ना, तब भी आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होगा। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए। देखिए 30 आ रहा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 60 भी करके नहीं कर सकते हैं, तो फिर रास्ता क्या है, क्या हम तुक्का लगाएं? हाँ, तुक्का आपको लगाना पड़ेगा। इसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में अनलाइक स्टेट पीएससी, देखिए स्टेट पीएससी में मैं ये चीज़ नहीं मानता, वहाँ तुक्का चलता है बट बहुत कम चलेगा। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना तुक्का बहुत चलता है, और तुक्का को हम इंटेलिजेंट गेस कह रहे हैं। तुक्का मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम गेस होगा। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं और इस क्वेश्चन में आप खुद बना देंगे इन्हें, और इन क्वेश्चंस में किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरी ही नहीं है कि आपको कंफर्म पता हो, और ना ही आपको कंफर्म पता हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि हम कैसे एलिमिनेशन मेथड को इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी 2015 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हिंदी मीडियम के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में समझा भी दे रहा हूँ, आप इसको आराम से देखिए और फिर हम इसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए लिखा है, विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें नैनो टेक के प्रयोग के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, और फिर आपको सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। और कोड दिए हुए हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। आई एज्यूम कि आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो वेल एंड गुड। दूसरा है कि नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। देखिए इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जीन थेरेपी में कैसे यूज है। नैनो टेक्नोलॉजी का हम एक ओवरऑल व्यू पढ़ लेते हैं कि हाँ इन सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं। अब देखिए इस सवाल को मान लीजिए कि अब आपको ये कन्फर्म नहीं पता होगा। कन्फर्म तो आप कहीं नहीं सकते, आप बताएंगे क्या कि जीन थेरेपी में कैसे यूज होता है, या फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में आपको पता है? नहीं पता होगा। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट ना। तो अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग कैसे लगाना है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें करना ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक मेटा स्टडी की इस पे, और इस मेटा स्टडी में मैंने पाया कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस में ना ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस में। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा हो और एप्लीकेशन पूछा हो तो आप एक तुक्का खेल सकते हैं, और वो तुक्का ये होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर आप जा सकते हैं। एक बार एक नज़र में आपको ज़रूर देखना है कि क्या कहीं पे कोई एकदम ही ऑड हो तो उसको हटा दीजिए। नहीं तो अगर एप्लीकेशन पूछा है, जैसे मान लीजिए नैनोटेक की जगह अगर बायोटेक यही रहता, तो भी आप ये खेल सकते हैं कि हाँ बायोटेक का भी इन सब में यूज होगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है इस सवाल में, और आपको सीधे इसमें क्लिक करना है कि नैनोटेक जो है इसका एप्लीकेशन, अगर ये सिद्ध करने के लिए, ये बात सिद्ध करने के लिए कि नैनोटेक का यूज हो ही नहीं सकता है ड्रग डिलीवरी में या फिर जीन थेरेपी में, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। बहुत ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है। कैसे आप साबित कर देंगे कि इसका यूज़ नहीं होगा? तो यहाँ पे आपने दिमाग क्या लगाया कि साइंस एंड टेक वाले में नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड सही होते हैं,
दूसरा आपने यहाँ पे अपना दिमाग यूज किया कि किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन को गलत साबित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, और आप सही आंसर पे पहुँच गए। इसलिए इसमें जो सही आंसर यूपीएससी ने दिया है वो 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी सी जो है बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे 2017 का क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, कृषि के संदर्भ में, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़ बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। आपको यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग का यूज़ बताना है। अगेन द सेम मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि अब ये कह रहा है कि इमीडिएट फ्यूचर में यूज में आएगा, क्या चीज़ नहीं यूज में आ सकता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सा चीज़ यूज में नहीं आएगा, और इतना डिटेल में कौन पढ़ेगा जीनोम सिक्वेंसिंग के बारे में। आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 कह रहा है कि जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेसिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो ड्राउट टॉलरेंट बनाए जाएं या फिर जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज किया जा सकता है फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। दूसरा देखिए, दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तीसरा है कि इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। आई मीन देख सकते हैं कि हाउ कॉम्प्लेक्स दी स्टेटमेंट्स आर। इतना डीप में क्या हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम इतने डीप में पढ़ के आएँ? ऑफ कोर्स आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अब आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। और अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में कहा है, इसमें ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाइए। इसमें डी नंबर ऑप्शन सॉरी यहाँ पे कट गया है, डी में है 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 जो डी है वो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, साइंस एंड टेक का यूपीएससी का पिछला ही 2020 का पेपर देखिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं वो सही हैं। कहीं कहीं 1-2 सवालों में दे दिया जाता है कि वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि रिमोट सेंसिंग है, 2015 में एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने कि रिमोट सेंसिंग का यूज किस में नहीं है, तो टेलीकम्युनिकेशन में नहीं, तो वो एक एक्सेप्शन हो गया। बट आपको ओवरऑल देखेंगे ना तो 4 सवाल आपने किए, एक भी सही हो गया तो आपको कोई लॉस और कोई गेन नहीं होने जा रहा। बट सपोज कीजिए 2 सही हो गए या 5 में भी 2 सही हो गए, तब भी आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी ने 2016 में पूछा है। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑब्लिक आर द यूनिक अबाउट खराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया। अब खराई कैमल के बारे में 3 चीज़ें कह रहा है, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग खराई कैमल का ही नाम नहीं सुने होंगे। अब ऐसे में यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, मतलब खराई कैमल जो है वो समुद्री पानी में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है। अब इतना डिटेल में कौन पढ़ता है खराई कैमल के बारे में? अगर स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में खराई कैमल मेंशन्ड होता तो हम कहते कि ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए था इनके बारे में। कहीं खराई कैमल नहीं लिखा है, सीधे लिखा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब उसमें तो दुनिया भर के प्राणी हैं, लायन टेल मकाका, सबके बारे में अगर पूछने लगे, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, सबके बारे में अगर 3-3 स्टेटमेंट दे तो आप लिटरली यू कैन नॉट रिमेंबर। तो ये उस कैटेगरी में क्वेश्चन है जो 30 to 35 के बियॉन्ड होगा, और इसको कैसे करेंगे, वी आर लुकिंग इनटू दैट। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, कि क्या ये जो मैनग्रोव्स होते हैं उन पे अपना मतलब ग्रेज करके ये सर्वाइव करता है, यानी जीवन यापन चलाता है। तीसरा है कि इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, कि ये वन में रहता है और इसको डोमेस्टिकेशन नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये मैं मानता हूँ कि सबसे आसान प्रश्न है। आपको नहीं पता है उसके बावजूद भी दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द मोस्ट ईजी क्वेश्चन। देखिए कैसे, यूपीएससी में जब भी स्टेटमेंट में आपको नॉट दिखाई दे वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब भौं भी आपका एकदम सिकोड़ना चाहिए कि नॉट क्यों आया है। जब भी नॉट आए ना तो वहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी टीचर ट्रैप बनाएगा तो क्या सोच के बनाएगा कि स्टेटमेंट को गलत कराने के लिए इनकरेक्ट दे देंगे या नॉट लगा देंगे, जिससे हो सकता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ठीक नहीं है तो वहाँ पे उसको आप ध्यान नहीं देंगे। या ऐसा हो सकता है कि उस सही स्टेटमेंट है तो उसको गलत करने के लिए नॉट लगा दे। तो देखिए इस क्वेश्चन के आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। पहले में है 1 2 ओनली, बी में है कि 3 ओनली,
सी में है 1 एंड 3, डी में है 1 2 3। अगर हमें इसमें ये पता लग जाए कि 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर सीधे निकल जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो बी सी डी तीनों में है। और ये बात कैसे साबित होगा कि खराई कैमल को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है? अगेन द सेम लॉजिक विच आई अप्लाइड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, कि किसी भी अगर खराई कैमल को डोमेस्टिकेशन किया ही नहीं जा सकता, इसके लिए आपके पास फिर लंबे समय तक खराई कैमल को रखना पड़ेगा अपने साथ में और देखना पड़ेगा कि हाँ क्या इस जानवर के पास उस तरह के ट्रेट्स हैं कि ये सही में डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, या ऐसा स्टेटमेंट है विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट जिसको कि वेरीफाई किया जा सके, राइट। तो जैसे ही आप 3 नंबर को हटाएंगे तो आपको जानना ही नहीं है कि स्विम अप टू 3 किलोमीटर या सर्वाइव्स ऑन ग्रेजिंग मैनग्रोव्स, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा ए। एक और मैं इसमें क्लू बताता हूँ। नॉर्मली जब भी यूपीएससी कोई डेटा देना तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो गलत होगा, कुछ केसेस में सही होगा, लेकिन हम तो तुक्का ही मार रहे हैं ना, एक इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं। तो हम तो मेजॉरिटी अगर 50% भी अगर हमारा हो गया, जैसे 50% ऑफ द केसेस में हमारी कोई भी लॉजिक फिट बैठती है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस तरह की बातें आए ना, तो नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि रीजन ये है ना अप टू, देख रहे हैं, मतलब ऐसा स्टेटमेंट है ना कि अप टू 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि एक रेंज दे दिया है। लेकिन अगर यही कह देता ना कि इट कैन स्विम ओनली 3.5 किलोमीटर, इस तरह का स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होगा। इस तरह कुछ भी दे दे अगर कि इतना पॉइंट इतना किलोमीटर या इतना कोई भी डेटा इस तरह का, तो उसमें आप समझ जाइएगा ना कि वो डेटा मोस्टली गलत होगा। बट अगर बहुत बड़ा रेंज दे दे तो समझिएगा कि हाँ वैसा हो सकता है, मतलब जो लॉजिकली सही लगे। जैसे जब भी आप एलिमिनेशन मेथड को आपने देखा होगा, तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्सट्रीम वर्ड्स को आप छाटेंगे। जैसे दे दे कि खराई कैमल इज़ द ओनली आई मीन स्पीसीज जिसको कि डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, इस तरह का नहीं हो सकता है। या फिर किसी भी एक एनिमल को दे करके डोमेस्टिकेशन दे दे, या फिर कह दे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन प्लानिंग हुई है अब तक, पहला देश है तो ठीक है, लेकिन क्या भारत ही ऐसा है जहाँ पॉपुलेशन प्लानिंग हुई है? तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर पॉपुलेशन प्लानिंग हैज़ बिन डन बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ना कोई देश तो ज़रूर होगा ना जहाँ पे पॉपुलेशन की प्लानिंग की गई होगी। या फिर अगर एक्सट्रीम वर्ड्स की बजाय अगर ऐसे वर्ड्स दिए जाएं जैसे कि सम, यानी कि कुछ, जहाँ पे नॉर्मल वर्ड्स होते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी ना सही होने की ज़्यादा होती है। अच्छा, एलिमिनेशन में एक और चीज़ मैंने गौर किया है जिस पे आप ध्यान देंगे कि एलिमिनेशन में अगर मिनिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, जैसे 2017 का ही मैं पेपर देख रहा था, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री नॉर्मली ना गलत मिनिस्ट्री का नाम दे देता है। जैसे कोई योजना होगा तो उसको वो गलत, जैसे नेशनल कैरियर सर्विस ही पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का नाम दे दिया था, लेकिन था क्या, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक्चुअल में सही आंसर था। लेकिन नॉर्मली उसके जो पर्पस बताए जाते हैं ना वो सही बताए जाते हैं, और जब भी पर्पस में भी अगर डेटा देगा ना तो वो डेटा को चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पर डेटा गलत हो जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला है कि एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट द क्रिमिनल केसेस। मतलब यहाँ पे अगेन मैंने बताया, जैसे ही ओनली आए ना आपको सतर्क हो जाना है, और नॉट आए वहाँ पे सतर्क हो जाना है, वो नॉर्मली गलत करने की दिशा में जा रहा है। मानते हैं कि ये सवाल आपको नहीं पता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ओनली दिखा कट कर दीजिए इसको, ये गलत है। 99% केसेस में गलत होगा। इसको अब कोचिंग वालों की मैं बात नहीं कर रहा, कोचिंग वाला आपका गलत कराने के लिए ओनली को सही कर देगा, तो अगर उसके ट्रेंड के अनुसार जाएंगे तो फिर आई कांट से एनीथिंग। दिस टाइम आई वुड से कि मोर फोकस शुड बी ऑन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप सीडीएस के भी प्रश्नों को, जो सिमिलर नेचर के जो क्वेश्चंस है ना, साइंस वाला, जनरल साइंस वाला छोड़ करके वो आप सॉल्व कीजिए, या मैथमेटिक्स वाला छोड़ करके उसको सॉल्व कीजिए, एंड यू विल फाइंड कि आपको बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। कोचिंग वाले थोड़े से क्या करते हैं ना कि
उनका अपना एक पर्पस है। उनका पर्पस ये है कि आपका सवाल जितना कम सही होगा, आपके स्कोर मान लीजिए कि 50 आएँ, 60 आएँ, तभी तो आप कोचिंग में बने रहेंगे ना। अगर आपके स्कोर 120 आने लगे, 110 आएंगे, तो आप कोचिंग क्या, आप उनके टेस्ट पेपर तक लगाना बंद कर देंगे, मार्केट से भी नहीं खरीदेंगे। ये एक लॉजिक है। तो आपके ओनली वाले भी गलत करा देंगे, तो उनके चक्करों में ना फंसें। आप उनके टेस्ट पेपर को लगाएं, बट अपने आप को जज करने का सही तरीका है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स। दूसरा है कि द एक्ट अलाउज अ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर और रिकॉन्सिलिएटर। देखिए, दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये इनेबलिंग प्रोविज़न है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कोई इनेबलिंग प्रोविज़न है जो डिजायरेबल है, जिसकी ज़रूरत है समाज में, जैसे कि एक लोकल सोशल एक्टिविस्ट को अगर मीडिएटर बनाया जाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब ये डिजायरेबल है। तो नॉर्मली जो डिजायरेबल बातें होती हैं वो स्टेटमेंट सही होता है। तो आप इसमें सीधे करेंगे, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, यानी कि बी, हमारा बी फॉर बॉल, हमारा बी नंबर ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि हमने अगर मैं समअप करूं तो समअप ये करूंगा कि एक्सट्रीम वर्ड्स को आप गलत मानेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को आप सही मानेंगे, नॉट वाले को नॉर्मली गलत मानेंगे, और सम, फ्यू, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इनको सही मानेंगे। ठीक है, मतलब इन ऐसे ना, या फिर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करके भी आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात कही जाए कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसमें देखिएगा ज़रूर उसमें आप ध्यान देंगे, आप यूज करेंगे अपने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी के नॉलेज को। ज़रूर उसमें एक जगह डीपीएसपी को डाल दिया जाएगा या फिर फंडामेंटल ड्यूटी को डाल दिया जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप ध्यान देंगे कि आर्टिकल वाइज उसको याद कीजिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 12 से 35 तक की फंडामेंटल राइट है, और ये 12 से 35 के बीच में नहीं है प्रोविज़न, यानी कि ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। इसी तरह यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कि फंडामेंटल ड्यूटी निम्न में से कौन सा नहीं है, और 3 दिया रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी और 1 नहीं रहेगा। तो उसमें अगेन आप देखिएगा ज़रूर उसमें कोई डीपीएसपी रिलेटेड प्रोविज़न है। जैसे आपने देखा होगा ना, ड्यूटी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड ड्यूटी में भी है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टीपीएसपी में भी है। ठीक है, तो वो रिलेटेड सा प्रोविज़न आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी रिलेटेड टर्म्स है ना, उनको बिल्कुल ध्यान से देख करके याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।